नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाइसाना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आरंभिक पठन कौशल टॉपिक पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट 5 के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लास्ट क्लासेस के माध्यम से प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 एंड 4 को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत लगभग हमने 60 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है और जाना है कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके से प्रश्न एग्जाम्स में बनते हैं और किस तरीके से हमें कंटेंट को कवर करना होता है। क्या हमने जिस तरीके से कंटेंट को कवर किए हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न एग्जाम्स में बनते हैं या नहीं, इन सभी पॉइंटों को हमने डिटेल में देखा, जाना और समझने की कोशिश की। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 5 सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और ये इस टॉपिक का लास्ट प्रैक्टिस सेट है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और इस प्रैक्टिस सेट सीरीज का 61वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 61 में आपसे बताया गया स्टूडेंट्स कि निम्न में अर्थ ग्रहण पर आधारित विधि नहीं है। देखिए, निम्न में अर्थ ग्रहण पर आधारित विधि नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है देखो और कहो विधि, ऑप्शन बी कहता है कहानी विधि, ऑप्शन सी कहता है वर्णबोध विधि और ऑप्शन डी कहता है अनुकरण विधि। अब आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा अर्थ ग्रहण पर आधारित विधि नहीं है। इसका मतलब मैंने आपको अर्थ ग्रहण पर आधारित विधि और शब्द तत्व पर आधारित विधियों के बारे में डिटेल में बता रखा है कंटेंट वाले पोर्शंस में। तो इसके अंतर्गत जो शब्द तत्व पर आधारित विधियां होती है ये 3 प्रकार की है और अर्थ ग्रहण पर आधारित विधियां 5 प्रकार की है, जिसके अंतर्गत आपको बताना है कि अर्थ ग्रहण पर आधारित विधियां नहीं है। इसका मतलब इसमें 3 ऑप्शन आपके होंगे जो अर्थ ग्रहण पर आधारित विधि हैं, एक ऑप्शन नहीं होगा, वो आपको बताना है। ठीक, एक ऑप्शन नहीं होगा और वही ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। तो देखिए, देखो और कहो विधि ये हम अर्थ ग्रहण पर आधारित विधियों के अंतर्गत पढ़ते हैं। कहानी विधि ये भी अर्थ ग्रहण पर आधारित विधियों का एक टाइप है और अनुकरण विधि भी हम अर्थ ग्रहण पर आधारित विधि के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। बट जो ये वर्णबोध विधि है ये अर्थ ग्रहण पर आधारित विधि नहीं है, क्योंकि ये शब्द तत्व पर आधारित विधि है और यही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका सी। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन को भी इजीली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 आपसे कहता है कि पठन कौशल संबंधी त्रुटियां नहीं हैं। देखिए, पठन कौशल संबंधी त्रुटियां नहीं है, नहीं पठन कौशल संबंधी त्रुटियां नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है अशुद्ध उच्चारण करना, ऑप्शन बी कहता है अटक अटक के पढ़ना, ऑप्शन सी कहता है पठन के समय अनुचित मुद्रा और ऑप्शन डी कहता है पठन में गति का होना। अब आपको बताना है कि पठन कौशल यानी पढ़ने की स्किल संबंधित जो त्रुटि है वो नहीं है, यानी कि गलती नहीं है। तो देखिए, अशुद्ध उच्चारण करते हैं ये पठन संबंधी त्रुटि है। ठीक, अटक अटक कर पढ़ना, यदि कोई बच्चा अटक अटक कर पढ़ता है तो इसका मतलब उस बच्चे में पठन कौशल संबंधी त्रुटियां है। और पठन के समय अनुचित मुद्रा यानी कि आपको उचित मुद्रा और हाव भाव के साथ पढ़ना होता है, इसलिए ये भी इसकी एक त्रुटि है। लेकिन डी ऑप्शन कहता है पठन में गति का होना, तो ये पठन में गति का होना ये पठन कौशल संबंधी त्रुटि नहीं है, क्योंकि ये जो है पठन कौशल संबंधी एक स्किल है और ये ज़रूरी है कि पठन में गति होना भी ज़रूरी है, इसलिए ये गलती नहीं यानी कि ये त्रुटियां नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका डी। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन को भी इजीली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि आरंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य। देखिए, आरंभिक प्राइमरी लेवल पर भाषा शिक्षण यानी कि जो आप लैंग्वेज टीचिंग करते हैं इसके उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कि बच्चों को अक्षर ज्ञान ना कराना, ऑप्शन बी कहता है बच्चों को अक्षर बनाना ना सिखाना, ऑप्शन सी कहता है शुद्ध पढ़ना एवं लिखना बताना, ऑप्शन डी कहता है व्याकरण का ज्ञान ना करना। बहुत ही आसान प्रश्न है। आरंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है कि बच्चों को अक्षर ज्ञान कराना, लेकिन यहाँ पर है ना कराना, इसलिए ये नहीं हो सकता। बच्चों को अक्षर बनाना ना सिखाना यानी कि सिखाना, जब बच्चे प्राइमरी लेवल पर होते हैं तो आप बच्चों को अक्षर बनाना सिखाते हैं, ठीक, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी कहता है शुद्ध पढ़ना लिखना बताना, ये बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी कहता है व्याकरण का ज्ञान ना कराना। देखिए, आप प्राइमरी लेवल पर बच्चे को व्याकरण का ज्ञान देंगे तभी बच्चे की जो लैंग्वेज स्किल है वो डेवलप हो पाएगी, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो बचा हुआ आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है कि आरंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि शुद्ध पढ़ना एवं लिखना बताना। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 आपसे कहता है स्टूडेंट्स की भाषा के कितने अंग हैं। देखिए, कितने अंग है लैंग्वेज के ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है 2, ऑप्शन बी कहता है 3,
ऑप्शन सी कहता है 4 और ऑप्शन डी कहता है 5। अब आपको बताना है कि भाषा के कितने अंग होते हैं। तो देखिए कंटेंट वाले पोर्शंस में हमने इसको डिटेल में पढ़ा है। ऑर्गेन्स ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा के अंग जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका डी कि भाषा के 5 अंग है। कौन कौन से हैं वो आपको पता होगा, जब हम कंटेंट में पढ़ रहे थे। तो भाषा के जो 5 अंग है उसमें नंबर 1 होता है ध्वनि, दूसरा होता है रूप या पद जिसको कहते हैं, तीसरा होता है आपके शब्द, चौथे हैं वाक्य और पांचवा है अर्थ। तो इसी हिसाब से भाषा के 5 अंग होते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 65 आपसे कहता है कि निम्न में भाषा के अंग नहीं है। देखिए भाषा के अंग नहीं है ये आपसे पूछा गया है, तो इसमें से 4 ऑप्शन हैं। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन भाषा के अंग नहीं। ऑप्शन ए कहता है ध्वनि, ऑप्शन बी कहता है वाक्य, ऑप्शन सी कहता है व्यंजन और ऑप्शन डी कहता है अर्थ। अब आपको बताना है कि भाषा के जो हम अंग पढ़ते हैं 5, उन 5 अंगों में कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो देखिए अगर आप भाषा के अंग पढ़ते हैं तो उसमें एक पढ़ते हैं ध्वनि, दूसरा पढ़ते हैं रूप या पद जिसको कहते हैं, तीसरा पढ़ते हैं आप शब्द, चौथा पढ़ते हैं वाक्य और पांचवा पढ़ते हैं अर्थ। तो आपको पता है कि ध्वनि आप पढ़ते हैं, वाक्य भी आप पढ़ते हैं, व्यंजन आप नहीं पढ़ते और अर्थ भी आप पढ़ते हैं। ये तीनों जो ऑप्शन है ध्वनि वाक्य अर्थ ये भाषा के अंग है, लेकिन जो नहीं है वो है आपका व्यंजन। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका सी। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और क्वेश्चंस के लेवल को भी समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से आपको कंटेंट को कवर करना होता है, कि उससे रिलेटेड प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं। देखिए जो नहीं है वाले क्वेश्चंस होते हैं ये बड़े ही टिपिकल होते हैं। ऐसे प्रश्नों के आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे। जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तब तक आप ऐसे उत्तरों के आंसर नहीं दे पाएंगे। और सुपर टेट के लिए एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। एक एक मार्क्स से आपके गुणांक पर इफ़ेक्ट पड़ेगा और हज़ार बच्चे उसमें एंटर कर जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आप किसी भी विषय को पढ़ें उसको सीरियसली एक सही ढंग से, सही तौर तरीके से, बिल्कुल भी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यदि आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आप फिर 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए ही बाहर हो सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन क्वेश्चनों को भी ईजिली समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर 66 में कि उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनि के कितने प्रकार है। देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनि के प्रकार आपसे पूछे हैं कि कितने प्रकार के। ऑप्शन ए कहता है 5, ऑप्शन बी कहता है 6, ऑप्शन सी कहता है 7 और ऑप्शन डी कहता है 8। अब आपको बताना है कि उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं। तो स्टूडेंट्स कंटेंट वाले पोर्शन से मैंने आपको बता रखा है कि ध्वनि से क्या आशय है। ध्वनि भाषा की प्रथम इकाई होती है। ध्वनि के 4 गुण होते हैं। ध्वनि मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, प्राणवायु के आधार पर ध्वनि के प्रकार, स्वर तंत्रीय आधार पर ध्वनि के प्रकार, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनि के प्रकार। तो उसके अंतर्गत मैंने आपको 7 टाइप बताए हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनि के 7 प्रकार होते हैं, जिसमें एक होता है काकल्य, दूसरा होता है कंठे, तीसरा होता है तालु, चौथा होता है मूर्धा, पांचवा होता है वतर्स्य, छठा होता है दंत्य और सातवां होता है ओष्ठ्य। देखिए स्टूडेंट्स ये आप हिंदी में पढ़ते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के प्रकार, तो वो 5 प्रकार होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे बताया गया ध्वनि के प्रकार, तो ये 7 होते हैं। एक इसमें काकल्य ऐड होता है और एक होता है आपका वतर्स्य। तो इसलिए ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। और देखिए यहीं से आपसे प्रश्न पूछा गया है कि उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनि कितने प्रकार के हैं। यदि आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया तभी आप इस प्रश्न का उत्तर इजीली दे पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 7, यानी उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनि के 7 प्रकार होते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस प्रश्न के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 67 आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनि के प्रकार हैं। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है कि उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनि के प्रकार है। ऑप्शन ए कहता है काकल्य, ऑप्शन बी कहता है वतर्स्य, ऑप्शन सी कहता है ओष्ठ्य और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। अब आपको बताना है कि उच्चारण स्थान के आधार पर जो ध्वनि के प्रकार आपने पढ़े हैं 7, उनमें कौन कौन से इसमें है ये आपको बताना है। तो देखिए उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं काकल्य, दूसरा पढ़ते हैं कंठ्य, तीसरा पढ़ते हैं तालु, मूर्धा, वतर्स्य, दंत्य और ओष्ठ्य। तो उसमें काकल्य भी है, वतर्स्य भी है और ओष्ठ्य भी है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका डी, उपयुक्त सभी, यानी उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनि के प्रकार ये सभी हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है।
तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि पठन के प्रमुख उद्देश्य नहीं है। देखिए पठन के प्रमुख उद्देश्य नहीं है, यानी कौन सा उद्देश्य नहीं है ये आपको बताना है। छात्रों को शुद्ध उच्चारण करना सिखाना, यानी कि जो छात्र होते हैं उनको शुद्ध उच्चारण करना सिखाना, ये तो उद्देश्य है बिल्कुल। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, यानी कि छात्रों के जो शब्द भंडार है उसमें वृद्धि करना, तो ये भी पठन के प्रमुख उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी कहता है बौद्धिक विकास ना करना, ठीक, इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है स्वराघात एवं बलाघात का समुचित प्रयोग करना। तो देखिए ये भी सही बात है कि पठन के प्रमुख उद्देश्य में आप ध्यान रखते हैं कि छात्र जो है शुद्ध उच्चारण करना सीखे, छात्र के शब्द भंडार में वृद्धि हो, छात्र स्वराघात और बलाघात का समुचित प्रयोग करें, लेकिन बौद्धिक विकास ना करना ये गलत बात है, क्योंकि पठन का प्रमुख उद्देश्य बौद्धिक विकास करना भी है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका सी, कि यह पठन के प्रमुख उद्देश्य नहीं है। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पाए होंगे, और आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 69 के निम्न में पठन के महत्व है, यानी कि पठन के महत्व कौन सा है। ऑप्शन ए कहता है पठन से बच्चों की शुद्ध उच्चारण क्षमता में वृद्धि नहीं होती है। ऑप्शन बी कहता है पठन से बच्चों में बौद्धिक विकास होता है। ऑप्शन सी कहता है पठन से बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि नहीं होती है। ऑप्शन डी कहता है पठन से बच्चों में नवीन बातें विचारों का समावेश नहीं होता है। देखिए पठन का महत्व मतलब आप जो ये पठन टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, इसको पढ़ाने के पीछे महत्व क्या है, क्या फ़ायदा होने वाला है बच्चों के लिए। तो बच्चों की शुद्ध उच्चारण क्षमता में वृद्धि नहीं होती है, तो गलत बात है। अगर आप पठन कर रहे हैं तो बच्चों के शुद्ध उच्चारण क्षमता में वृद्धि होगी, इसका मतलब यहाँ पर नहीं आया है, तो ये महत्व नहीं हो सकता। ऑप्शन बी कहता है पठन से बच्चों में बौद्धिक विकास होता है, पॉजिटिव ऑप्शन है बिल्कुल। ऑप्शन सी देखते हैं पठन से बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि नहीं होती है, तो पठन से बच्चों के शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है, यहाँ पर नहीं बताया गया, इसका मतलब ये भी नेगेटिव ऑप्शन में जाएगा। ऑप्शन डी कहता है पठन से बच्चों में नवीन बातें विचारों का समावेश नहीं होता, देखिए ये भी नेगेटिव में है, नहीं में जाएगा, तो बचा हुआ ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। स्टूडेंट्स एक बात आपसे बताना चाहूँगा कि जो साइकोलॉजी से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं, इसमें एग्जामिनर का माइंडसेट क्या होता है कि वो आपके डिटेल नॉलेज को मतलब आपके बिहेवियर को चेक करना चाहते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि चारों ऑप्शन जो होते हैं, ज़रूरी ये नहीं कि चारों के चारों ऑप्शंस गलत हो, चारों के चारों ऑप्शन आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बट उसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट हो सकता है, और बेस्ट किस हिसाब से आप चूज़ करेंगे, तो वो ये चूज़ करना होगा कि बच्चे का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा कौन सा ऑप्शन कर सकता है। इसमें आप अपने ऊपर कुछ मत लीजिए, आपको हार्डवर्क करना होगा, ऐसा ऑप्शन में लिखा होगा। मतलब आप ऐसे कोई कार्य करेंगे जिससे आपको कठिन परिश्रम करना पड़े तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चे को वो चीज़ें आसानी से समझ में आए, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, ये सोच वाले जो ऑप्शन होते हैं। अगर किसी ऑप्शंस की सोच है जिससे बच्चों का फ़ायदा हो रहा है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल रहा है, तो वो ऑप्शन बेस्ट माना जाएगा। इसलिए जब भी आप साइकोलॉजी के प्रश्नों को सॉल्व करें तो उसके चारों ऑप्शनों को एक बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि होता ये है कि आप एकदम से दो ऑप्शन देखते हैं और आप राइट उसी में डिसाइड कर लेते हैं। हो सकता है नीचे के दो ऑप्शनों में भी उससे भी बेस्ट ऑप्शन हो और वही उस क्वेश्चंस का राइट ऑप्शन हो जाए। तो इसीलिए आपको जब भी आप साइकोलॉजी के प्रश्नों को सॉल्व करें तो उसके चारों ऑप्शंस को एक बार अच्छे से पढ़ें। कभी कभी ये होता है कि तीनों ऑप्शन सही होते हैं तो तीनों को इंक्लूड करके ऑप्शन नंबर डी में कहा जाता है उपयुक्त सभी। तो इसलिए ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपके लिए जब भी जब भी क्वेश्चंस पर डिस्कस करता हूं तो मैं चारों ऑप्शनों को पहले अच्छे से पढ़ता हूं और उसके बाद पॉइंट आउट करके राइट ऑप्शन तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पाए होंगे। देख रहे हैं आप कि ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं है, यानी कि तीनों ही नेगेटिव ऑप्शन है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस प्रैक्टिस सेट सीरीज का ये लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 70 में आपसे पूछा गया है कि शुद्ध लेखन के तत्व नहीं है। देखिए शुद्ध लेखन के तत्व होते हैं, तो इसमें आपसे पूछा है कि शुद्ध लेखन के तत्व नहीं है। ऑप्शन ए कहता है अक्षर की बनावट, ऑप्शन बी कहता है शिरोरेखाएं ना लगाना, ऑप्शन सी कहता है अक्षर लिखने की गति, ऑप्शन डी कहता है लिखने में स्पष्टता व स्वच्छता। अब आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। ये लेखन से रिलेटेड, यानी कि अगर आपने कंटेंट वाले पोर्शंस को बहुत अच्छे से कवर किया है तो उसके अंतर्गत एक पॉइंट आता है कि शुद्ध लेखन के
तत्व। तो शुद्ध लेखन के 5 तत्व होते हैं, जिसमें एक होता है अक्षर की बनावट, दूसरा होता है शिरोरेखाएं लगाना, तीसरा होता है अक्षर लिखने की गति, चौथा होता है लिखने में स्वच्छता और पांचवा होता है लिखने में स्पष्टता। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि शुद्ध लेखन के तत्व नहीं है, तो इसका मतलब एक ऑप्शन इसमें ऐसा होगा जो शुद्ध लेखन के तत्व नहीं होगा और वही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो देखिए, शुद्ध लेखन के तत्व में आपके अक्षर की बनावट आती है, यानी कि आप जब अक्षर को लिखते हैं तो उसकी बनावट सही होनी चाहिए। शिरोरेखाएं ना लगाना, देखिए ये जो ऑप्शन है ये नहीं है के अंतर्गत आता है, क्योंकि शिरोरेखाएं लगाना पड़ता है इसके अंतर्गत। यदि आप शिरोरेखाएं नहीं लगाएंगे तो आप जो है शुद्ध लेखन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, ऑप्शन सी कहता है अक्षर लिखने की गति, मतलब आप जब अक्षर लिखे तो आपकी गति अच्छी होनी चाहिए और लिखने में स्पष्टता व स्वच्छता होना ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख रहे हैं वो आपको बाद में समझ में आने चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति को भी वो चीज़ें समझ आने चाहिए। तो 3 ऑप्शन तो ए, सी और डी राइट है। इसमें एक ऑप्शन जो रॉन्ग है वो है शिरोरेखाएं ना लगाना, क्योंकि शुद्ध लेखन के तत्व में आता है शिरोरेखाएं लगाना। तो यही इस प्रश्न का राइट हो जाएगा, क्योंकि आपसे प्रश्न में पूछा गया कि शुद्ध लेखन के तत्व नहीं है, तो नहीं कौन सा है, शिरोरेखाएं ना लगाना जो है वो शुद्ध लेखन के तत्व नहीं है। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके के प्रश्न आपके सुपर टेट एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड बन सकते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट, जितने भी कंटेंट मैंने आपको दिए हैं वो बेस्ट कंटेंट है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। बस आपको क्या है कि वीडियोज़ को बहुत अच्छे से कवर करना है। जिस तरीके से मैंने कंटेंट को कवर किया स्टूडेंट्स, यदि आपने रेगुलर BEd या DLEd किया है या फिर कभी रेगुलर नहीं गए कॉलेज, आप एग्ज़ाम टाइम में गए हैं, तो भी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एज अ टीचर आपका क्या रोल होता है, आपने DLEd या BEd के दौरान क्या क्या करना होता है, क्या आपको सीखना होता है प्रैक्टिकली, वो सभी चीज़ें आपको इन कंटेंटों के माध्यम से मिल जाएंगे। इसलिए आप कंटेंट को बहुत अच्छे से सुनिए, इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए और बार बार रिवाइज कीजिए, और उसके बाद जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि आयोग ने हमें टॉपिक क्यों पढ़ने के लिए दिया है और इसको पढ़ने के बाद हमारे व्यवहार में कैसे परिवर्तन होने चाहिए, हमें बच्चों को कैसे समझना चाहिए, कैसे उनको समझाना चाहिए, किस तरीके के एनवायरनमेंट को हमें डेवलप करना चाहिए जिससे बच्चों का अधिक से अधिक डेवलपमेंट हो सके। तो ये सभी चीज़ें आप तभी कर पाएंगे और चीज़ें आपको सभी समझ आ पाएंगे जब आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और समय समय पर उसको रिवाइज करेंगे। आशा करता हूँ कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी 70 प्रश्न मैंने आपको सॉल्व कराए हैं उससे आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और बन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए लाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।